हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आलोक, हरेंद्र, शिव, रिया, सभी को गुड इवनिंग। हर्ष, गुड इवनिंग। सहजिया, गुड इवनिंग। गौतम, कुमकुम, गुड इवनिंग। चलिए, तो कल आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। चलिए भाई रजत, क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ट्रिपल आईटी में सीएससी बेस्ट है बिल्कुल। प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू जस्ट लाइक आईटी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब यहाँ क्यों पूछ रहे हो? आप रिपीटर बैच के हो क्या? मिल रहा है आपको? चलिए, तो कल हम लोगों ने कुछ स्लाइड में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। बिल्कुल कोई भी सीट कर सकते हैं, आपको ये सीट नहीं करना है। आपके पास पुराने कोचिंग के मटेरियल का है, कोई भी कर लीजिए भाई, बस क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, कोई चीज एक करिए बस। ठीक है, कुछ भी पकड़ लीजिए, एक करिए और अच्छे से करिए। एक चीज को 5 बार करना ज्यादा अच्छा है कि 5 जगह से थोड़ा थोड़ा करना। मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, एक चीज जो है 5 बार करिए, वो ज्यादा फायदेमंद है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज 5 जगह से कर रहे हैं। क्लियर है? सर मैंने मेंस के क्वेश्चन किया था, इजी से हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे। आप इस लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो मेंस आपके लिए कुछ नहीं है। आप मेंस के लिए थोड़े तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ठीक है? अरे तुम्हारा केक वाला क्वेश्चन ढूंढा, मिला नहीं स्लाइड में, अभी कहां पे गुम हो गया है। उसमें सीरीज बनेगा, जीपी का सीरीज बनेगा। ठीक है, चलो पहले इस पे आते हैं। तो इस स्लाइड में क्वेश्चन जो कल होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? टू रिंग्स ओ एंड ओ डैश आर पुट ऑन टू वर्टिकल स्टेशनरी रॉड। ये रॉड है ना, ये रॉड है अपना ए बी, और ये है ए डैश बी डैश, ये रॉड है। इसमें आपने एक स्ट्रिंग बना रखा है, ये स्ट्रिंग है जो बीट के तरीके से ऊपर नीचे हो सकती है, और ये स्ट्रिंग भी बीट के तरीके से, ये रिंग भी इस रॉड में फंसी हुई है, और ये रिंग इस रॉड में फंसी है, इसके ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, सेटअप कैसा है कि इस रिंग से एक रस्सी जा रही है, दिख रहा है सभी को, ये रस्सी ऐसे जा रही है, ये रस्सी इस रिंग से बंधी है। सेटअप को समझिएगा, ये जो है, ये रिंग जो है, ये जो रिंग है, ये रिंग इस रस्सी से बंधी हुई है, बट ये वाली रिंग से ये रस्सी ऐसे ही पास होकर यहां बंधी है। दिख गया सभी को? क्लियर है? यहां से ए डैश पे जो है ये रस्सी बंधी हुई है, और ए डैश पे ये रस्सी बंधी हुई है, और यहां से लाकर ये जो रिंग देख रहे हो, इससे जस्ट पास करके ले जा रहे हो इसको, इसमें रिंग से रस्सी डाल दिया है और इसको पास करके यहां ले जा रहे हो, और इस रिंग से बांध रखा है। ये सेटअप है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कि अब आपसे कंस्ट्रेन मोशन है, ऐसे छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है, रस्सी टॉट है, तो सभी को पता है क्या होने वाला है। आप लोग इसके मोशन के बारे में बताइए, क्या होगा? ये रिंग नीचे जाएगी, ये रिंग नीचे जाएगी, तो ये ऊपर जाएगी, क्योंकि रस्सी को तो, रस्सी की लेंथ तो फिक्स है ना। तो जैसे जैसे ये इधर नीचे जाएगा ऐसे, वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। जैसे जैसे ये इधर नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो किसी इंस्टेंट पे आपको इनके वेलोसिटी में रिलेशन पूछा है,
तो सबसे दो मेथड कर सकते हैं आप। एक मेथड मैंने बताया था जो इजी वाला, वो है समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0। आप यहां पे मान लो कि इसकी वेलोसिटी कुछ यहां पे दे रखी हुई है, ओ डैश की वेलोसिटी कितने दे रखी है v, तो आप यहां पे कुछ v मान लीजिए, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर होगा v डैश, ठीक है। टेंशन देखिए क्या क्या लग रहा है इसमें, t ऐसा लग रहा है, ये एंगल जज कर लीजिए, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 माइनस अल्फा होगा। एक टेंशन ऐसा लग रहा है, दो टेंशन इस रिंग पे लग रहे हैं, ये है अपना 90 माइनस अल्फा। दिख गया सभी को? तो यहां से अपने पास ये जो टी है, इसको आप क्या करोगे, टी कॉस अल्फा, तो टी कॉस 90 माइनस अल्फा, इधर टी साइन अल्फा होगा, इधर इस तरफ एक कंपोनेंट टी का क्या आएगा, वो आएगा टी कॉस अल्फा, और इधर आएगा टी साइन अल्फा, और एक टी ये पहले से है, तो टी डॉट वी करने जा रहे हैं, टी डॉट वी करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये टी माइनस टी कॉस अल्फा, नेट टेंशन में ऊपर ले रहा हूं, नेट टेंशन में इस पे ऊपर ले रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, कितना, टी 1 माइनस कॉस अल्फा, और v नीचे लिया है, तो जब मैं इसका डॉट लूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस टी 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू वी, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां पर ये टेंशन t है, तो ये टेंशन भी ऐसे t होगा, इसका कंपोनेंट इधर लोगे, है ना। डॉट लेने का मतलब क्या हुआ, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, t कॉस अल्फा, तो जिधर t कॉस अल्फा है उधर ही v डैश है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस t कॉस अल्फा इंटू वी डैश। तो यहां से एक लाइन में आपको आंसर मिल जाता है, क्या, v डैश कॉस अल्फा इक्वल टू v 1 माइनस कॉस अल्फा। तो पूछा क्या गया था आपसे, v डैश पूछा गया था, तो v डैश आएगा v 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, v डैश जो आएगा वो आएगा v 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्लियर है सभी बच्चों को? 2t कॉस अल्फा क्यों बोल रहे हो, यहां देखो, ये वर्टिकल है, इस रिंग पे दो टेंशन जो लग रहे हैं, वो टेंशन एक ऐसा लग रहा है और एक टेंशन ऐसा लग रहा है, जो ये है 90 माइनस अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये रिंग ओ डैश की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा टी साइन अल्फा, इससे हमें लेना देना नहीं है, ये आएगा टी कॉस अल्फा, तो 2 क्यों बोल रहे हो, और इधर ही वी डैश, इधर ही वी है, तो मैंने ऊपर लिया है, तो कितना हो जाएगा, टी 1 माइनस कॉस अल्फा, ये लिखा हुआ है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था, ये कितने बच्चों से हो गया, क्या पूछ रहे हो यार, आप जो पढ़ाते हो और डीसी पांडे का कॉन्सेप्ट मैच नहीं करता, कुछ भी, फिजिक्स एक ही होती है मेरे भाई, बताने का तरीका अलग है, ठीक है, आपके समझने में फेर है। आप 10 जगह से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो यही हाल होगा, क्वेश्चन 10 जगह से करिए, कॉन्सेप्ट एक जगह से पढ़िए। क्वेश्चन जो है 10 जगह से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक जगह से पढ़िए। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट at an inclination alpha as shown in the figure. If they move out parallel to themselves, मतलब दो लाइन है, दो ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, दो ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये दोनों क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं,
परपेंडिकुलरली, ये है ऐसे, ये कैसे मूव करेगा, वी से ऐसे मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा, वी से ऐसे मूव करेगा, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना जो मूव कर रहा है वी से मूव कर रहा है, और ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ये भी ऐसे परपेंडिकुलरली अपने से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक। दे मूव आउट पैरेलल टू देमसेल्फ, हमेशा पैरेलल है, ये है पैरेलल टू ईच अदर नहीं है, ईच अदर पैरेलल होते तो ये इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेलल टू देमसेल्फ, ठीक है, पैरेलल टू देमसेल्फ है, तो पैरेलल टू देमसेल्फ है, तो पैरेलल टू देमसेल्फ मतलब ये यहां पर है इस पोजीशन पे, तो अपने अपने प्रीवियस पोजीशन के पैरेलल ही चलेगा, तो अपने प्रीवियस पोजीशन के पैरेलल इधर चला रहे हो, इसको इधर चला रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट वाला डॉटेड से बना के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ऐसे चला, तो कुछ ही टाइम के बाद ये कुछ यहां पर होगा, बोलो भाई, अपने से परपेंडिकुलर, तो ये लाइन, इसका नाम दे देता हूं, ये लाइन 1 है मान लो, तो ये लाइन 1 है, अब ये यहां पर आ गई, तो यहां पर आ गई और ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो मुझे ये बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने कितना डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पे परपेंडिकुलरली, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो ये t इक्वल टू 0 पर है, फिर ये लाइन 1 यहां पर आ गई, कहां पर, t इक्वल टू टी पर आ गई, दिख रहा है सभी बच्चों को। ये लाइन जो है, करने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आपको जो सबसे स्मार्ट मेथड है वही बता रहा हूं। ये लाइन ये है, इसके इस तरीके से ये जा रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे ये यहां पर है, t इक्वल टू टी पे ये यहां पहुंच गया, किस वेलोसिटी से चल रहा है, v से, और t टाइम में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है, vt, ये तो सभी बच्चे समझ रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अच्छा, अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, ये लाइन 2 की बात करते हैं, ये है लाइन 2, तो लाइन 2 t इक्वल टू 0 पे यहां पर है, तो किसी टाइम t इक्वल टू टी पे अपने से पैरेलल इसको चलना है, तो अपने से पैरेलल चलेगा, तो मान लो ये कहीं यहां पहुंच गया, अपने से पैरेलल चल के ये कहीं यहां पहुंच गया, दिख रहा है सभी बच्चों को। तो ये लाइन 2 ये है, ये t इक्वल टू टी पर आ गया, तो यहां से ये यहां आ गया परपेंडिकुलरली चलकर, परपेंडिकुलरली चल के, तो जब ये परपेंडिकुलरली चल के यहां आ गया, तो ये ऐसे चला होगा, इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बोलो भाई, और ये भी क्या लिखा जाएगा, vt, ये भी लिखा जाएगा vt, ठीक है। तो मेरा एम क्या है कि इन दोनों के vt डिस्टेंस आपने से परपेंडिकुलरली चलने से इंटरसेक्शन कहां पहुंच गया, ये पॉइंट था p इंटरसेक्शन का, t इक्वल टू 0 पे, अब देखिए ये इंटरसेक्शन यहां दिख रहा है आपको, यही p अब आपको यहां दिखेगा, t इक्वल टू टी पर, दिख गया सभी को। तो ये p ने यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट लिया है, कैसे लिया होगा, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये पैरेललोग्राम टाइप की चीज आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये vt है, ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये समझ पा रहे हो। इसी तरीके से ये vt है अपना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट पैरेललोग्राम बनाता हूं, पी ए और ये बी, तो क्या मैं इस ट्रायंगल से, ये vt है ये अल्फा है, तो मैं पी ए लिख सकता हूं भाई, पी ए क्या हो जाएगा, ये पी ए डिस्टेंस कौन से ट्रायंगल में, ये अल्फा है ये vt है, मैं यहां बना के दिखा दे रहा हूं,
तो ये अपने पास परपेंडिकुलर है, ये VT है, ये P है, ये VT है, दिख रहा है सभी बच्चों को, और ये अल्फा है और ये A है। तो PA कितना हो जाएगा, साइन अल्फा से अगर आप देखोगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू VT अपॉन PA। तो PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा VT अपॉन साइन अल्फा। ये सभी बच्चों को दिखा कि मैंने एक पैरेललोग्राम का एक एडजस्ट, मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं, मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि अगर मैं दो एडजेसेंट ये पैरेललोग्राम बना रहा हूं, कौन सा PA, इसको कुछ P डैश मान लीजिए, PA P डैश और B, ये पैरेललोग्राम में अगर मुझे PA और PB मिल जाए तो इन दोनों के बीच का एंगल पता है, हमसे यही पूछा है ना कि जो अपना रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इंटरसेक्शन ये रहा, ये डिस्टेंस हमसे निकाला, पूछा गया है PP डैश, ये PP डैश हमसे पूछा गया है। तो PP डैश हम तभी निकाल सकते हैं, PP डैश हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये VT पता है, इसके सहारे हम PA निकाल लें, इससे हम PA निकाल लें, और ये VT पता है तो यहां से हम PB निकाल लें। ठीक है, तो PA पता चल गया, PB पता चल गया, और पैरेललोग्राम लगा दें तो हमें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम में ये पता चल जाएगा कि हमारा इंटरसेक्शन कितना डिस्टेंस मूव किया है। बस सबसे आसान तरीका यही है। तो यहां से आप सभी को दिख गया कि PA ये आएगा, उसी तरीके से बताइए कि PB क्या आ जाएगा। सिमिलरली PB क्या लिखें, इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, ये अल्फा ये VT, तो PB कितना हो जाएगा, VT साइन अल्फा, ये भी वही आएगा VT साइन अल्फा। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में PA और PB। फाइनली हमारे पास क्या मिलता है, देखो हमारे पास यही मिलता है, ये PA है और ये अपना PB है, और इन एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से जो आप ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसी का तो ये इंटरसेक्शन है। तो यहां से ये जो अपना बन रहा है यही तो PP डैश है। ये अपना PA था, ये अपना PB था, तो PA कितना आ गया है, VT अपॉन साइन अल्फा, और PB कितना है, VT अपॉन साइन अल्फा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो ये हम PP डैश निकाल सकते हैं, PP डैश कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा, बिल्कुल रोम्बस होगा। तो यहां पे अपने पास VT अपॉन साइन अल्फा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2VT अपॉन साइन अल्फा इंटू VT अपॉन साइन अल्फा, तो ये फिर स्क्वायर ही हो जाएगा, और कॉस अल्फा। तो फाइनली अपने पास PP डैश आता है, ये कॉमन ही चला जा रहा है, VT अपॉन साइन अल्फा है ना, VT अपॉन साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो VT अपॉन साइन अल्फा कॉमन आ गया। यहां पे 2 कॉमन होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो, तो वहां से भी कुछ ब्रेक कर सकते हो। कैसे, PP डैश इक्वल टू VT, एक तो ये आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा को कॉस 2 थीटा, ये लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हो। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 4 से 2 बाहर निकलेगा, तो फाइनली PP डैश हमारे पास आ जाएगा 2VT, है ना, साइन अल्फा, और इधर साइन अल्फा बाई 2। इसको और हम कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। यहां 2 से साइन 2 अल्फा में, इसको साइन 2 अल्फा में ब्रेक करें तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो 2 कैंसिल, साइन अल्फा बाई 2 भी कैंसिल। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं सब लोग। PP डैश को मैं ये लिख सकता हूं 2VT
साइन अल्फा को लिख सकता हूं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 कट रहा है, देख लीजिए, और 2 से 2 भी कट रहा है, तो पी पी डैश आ रहा है वीटी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, वीटी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 या वीटी सेक अल्फा बाई 2। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा वीटी सेक अल्फा बाई 2। अच्छा, हमें स्पीड पूछा है, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ ओ। ओ की स्पीड क्या होगी? तो ओ की स्पीड निकालनी है तो पी पी डैश डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। रूट के अंदर माइनस साइन कहां बच रहा है भाई? ऐसा हो रहा है क्या? तब तो गलत किया है, यहां गड़बड़ है ना, ये प्लस होगा ना फिर। रुको रुको रुको, ये गड़बड़ हो गया है। कॉस 2 अल्फा में अगर ब्रेक करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होना चाहिए, गलत कर दिया है, अभी बता रहे हो। रूट के अंदर माइनस कैसे बचेगा आप बताओ? बहुत बड़ा पाप होगा ना। अंडर रूट की क्वांटिटी कभी नेगेटिव होती है। ये फॉर्मूला लगाओ, कॉस 2 अल्फा वाला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन, दोनों फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने कई बार यूज किया है इसको। तो आप लोग क्या करिए, कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्योंकि यहां 1 प्लस है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, पी पी डैश इज इक्वल टू वी टी अपॉन साइन अल्फा 2 1 प्लस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब ठीक है भाई, देख लो, तो ये 1 1 अब कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 4 से 2 इधर आएगा, और फाइनली हमारे पास पी पी डैश आएगा 2 वी टी अपॉन साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। इसको और आप ब्रेक कर सकते हो, 2 वी टी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो यहां कॉस अल्फा बाई 2 कटेगा, फाइनल पी पी डैश हमारे पास आएगा वी टी कोसेक अल्फा बाई 2। फाइनल आंसर ये है भाई। अब ये आंसर नहीं है, ये डिस्टेंस हो गया, तो पी पी डैश बाई टी कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो आ जाएगा वी ओ, और वो कितना हो जाएगा, वी कॉसेक अल्फा बाई 2। फाइनल आंसर ये है वी कोसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो आपको वेलोसिटी, ये किसकी स्पीड, किसका डिस्टेंस था, पी पी डैश का, है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी और वो होगी। अब देखिए सभी बच्चे मैच कर लीजिए, वी कोसेक अल्फा बाई 2 ये आएगा, वी कोसेक अल्फा बाई 2। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि तरीका और भी हो सकता है, कुछ बच्चों ने हो सकता है कुछ अलग सोचा है, तो बताइए मुझे। हालांकि सबसे इजी मुझे यही दिखा कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था, ए हिंज कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 रोम्बस विथ रेशियो ऑफ साइड 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो में एक हिंज कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने कहां देखा है, ऐसा सेटअप आप लोगों ने कहां देखा है, जरा बताओ, ऐसा सेटअप कहां देखा है, हिंज कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे है, और हिंज कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पे क्लैंप है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है इस तरीके से, जैसे अपनी कैंची होती है ऐसे एक जगह पे इस तरीके से घूम सकती है, इस तरीके से।
हाँ, लॉ ऑफ मोशन अगर आप नहीं पढ़े हो तो आगे के सारे चैप्टरों में दिक्कत होगा। अभी फ्रिक्शन में भी पूरा का पूरा लॉ ऑफ मोशन ही है, तो आपको दिक्कत करेगा। तो आप काइनेमेटिक्स बाद में पढ़ सकते हैं, बट लॉ ऑफ मोशन पहले कर लीजिए। मेले में देखा है, बिल्कुल देखा होगा। मेले में याद है ऐसे एक स्नेक टाइप का, प्लास्टिक का स्नेक टाइप का मिलता था, आप ऐसे करोगे तो कुछ आवाज करते हुए ऐसे आगे आता था, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से होता था, इस तरीके से, बोलो। तो ये सारी चीजें जो है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार लिफ्ट वाला, बहुत बढ़िया। यमन ने डोरेमोन में देखा है, बहुत डोरेमोन देखते हो। तो अब ये कार जो है लिफ्ट करने वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कैंची की तरह होता है। तो ये बात समझ गए सभी बच्चे कि ये इस तरीके से आपस में यहां पर हिंज्ड है, मतलब ये इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ये इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ये भी इधर मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। सभी बच्चे विजुलाइज कर चुके हैं, मतलब, क्योंकि जब तक विजुलाइज नहीं होगा आपको मजा नहीं आएगा। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि ये वाले की वेलोसिटी, ये जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है, ये A3, इस A3 की वेलोसिटी, A2 की वेलोसिटी और A1 की वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, A3 की वेलोसिटी हमें दे रखी हुई है, बहुत छोटा लिखा है v, मैं यहां बड़ा सा लिख देता हूं। A3 की वेलोसिटी हमें क्या दिया है, v दे रखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूव इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वेलोसिटी v, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वर्टिसेस A1 A2 एंड B2, A1 A2 एंड B2। A1 की वेलोसिटी बतानी है, A2 की और B2 की, इन तीन वर्टिसेस की वेलोसिटी हमें बतानी है। एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर 90 डिग्री, तो रोम्बस कितना बना रहा है, ये सारे रोम्बस 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री बना रहे हैं। तो सारे एंगल अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि रोम्बस अपना स्क्वायर बन चुका है इस मोमेंट पे। इस मोमेंट पे रोम्बस अपना क्या बन चुका है, एक स्क्वायर। और सभी बच्चों ने क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा होगा कि जो भी अपना साइड्स के रेशियो होते हैं रोम्बस के, वो डायगोनल के रेशियो के प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। साइड का रेशियो जैसा होगा वैसे ही डायगोनल के रेशियो भी होंगे, ये सभी बच्चे समझते हैं। हालांकि यहां ये रोम्बस क्या बन चुका है, स्क्वायर। थीटा जब 90 है तो आप बोल सकते हो कि यहां पर जो ये रोम्बस है, रोम्बस अपना यहां पर स्क्वायर बन चुका है। ये बात सभी बच्चे समझ चुके हैं, ठीक है, इस इंस्टेंट पे। हाँ, सब इंस्टेंटेनियस है भाई, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस है, सारा कुछ इंस्टेंटेनियस है, हम इस इंस्टेंट पे ही निकाल रहे हैं ये बात। तो चलिए अब कैसे करते हैं, इसमें मैं यही ज्योमेट्री का अप्रोच लगा रहा हूं कि जैसे अपने साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी है वैसे डायगोनल की प्रोपोर्शनैलिटी है। तो डायगोनल मान लेते हैं कि इसका डायगोनल A1, ये डिस्टेंस, ये डायगोनल साइड्स का जैसा रेशियो होगा वैसे ही डायगोनल का भी रेशियो होगा। तो डायगोनल के रेशियो है 3:2:1 भी। तो अगर मैं इस डायगोनल को x मानता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर मैंने x माना तो इसको मैं 2x मानूंगा और इसको 3x मानूंगा, बोलो भाई। तो डायगोनल जो मैं बोल रहा हूं, इनका जो ये रेशियो है, ये x 2x और 3x है। A0 A1 is to A1 A2 is to A2 A3। ठीक है, तो A0 A1 के बीच की दूरी A1 A2, या डायगोनल सीधे लिख दो,
तो लेट A2 A3 इक्वल टू x, तो हमने A1 A2 कितना हो जाएगा 2x, और अपना A0 A1 है 3x। ये पहले सभी बच्चों को क्लियर हुआ। कंस्ट्रेंट रिलेशन देखिए कैसे लिख रहे हैं। साइड रेशियो गिवन है बिल्कुल, लेकिन हमें डायगोनल की जरूरत इसलिए पड़ेगी, डायगोनल की रेशियो इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना चाहेंगे। आपको इसकी वेलोसिटी दे रखी हुई है, किसकी A3 की, तो अगर मैं बोलूं कि A3 का इस फिक्स पॉइंट से अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच लग रहा है यहां कंस्ट्रेंट में, सारे ट्रिक विक धरे के धरे रह जाएंगे, इसीलिए फंडामेंटल भी जानना चाहिए। यहां बहुत फंडामेंटल है अप्रोच लग रहा है क्या, कि इस A3 A2 और A1 का अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन निकाल लें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन निकाल लें, तो उसको उस टाइम पे डिफरेंशिएट मारेंगे तो हमें वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। और अगर थीटा उटा नहीं हुआ, कोई कांस्टेंट टाइम्स वेलोसिटी है, तो उसको फिर डिफरेंशिएट मार देंगे तो एक्सेलरेशन में भी रिलेशन मिल जाएगा। तो हमें ये साइड्स के रेशियो दिए हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो मैं उस पर ट्राई मार रहा हूं कि किस तरीके से मैं यहां से एक फिक्स इस इंस्टेंट पे इसका मानता हूं कि ये x A3 डिस्टेंस पर है, और ये मानता हूं कि ये x A2 डिस्टेंस पर है, और इसे मानता हूं कि ये x A1 डिस्टेंस पर है। तो ये तीनों डिस्टेंस के बीच का रिलेशन अगर हमें मिल जाए तो मैं इजीली इनके बीच में वेलोसिटी में रिलेशन डेवलप कर सकता हूं। ये अप्रोच है मेरा। ये x A1 माना किसी इंस्टेंट पे जहां पर दिया है, इसका फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इसका मान रहा हूं x A2 और इसको मान रहा हूं x A3, इसको मान रहा हूं x A3। ठीक है भाई, तो आप देखो क्या होगा। x A3 क्या लिख सकता हूं, सभी को चमका। x A3 में क्या लिख सकता हूं, x A3 में क्या लिख सकता हूं भाई बताओ। x A3 क्या लिख सकता हूं, 3x 2x और x कितना हो गया 6x, ये लिख सकता हूं। इसी तरीके से x A2 क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं मैं x A2 क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं 5x, और x A क्या लिख सकता हूं, x A नॉट, x से बोला है उसे, x A1 है ना, ये x A1, तो x A1 इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, तो x A1 क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं 3x। अब ध्यान से सुनो, हमें दिया क्या है, हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी हुई है v, ये v दे रखा है। ठीक है, पढ़िए। वर्टेक्स A3 मूव विथ हॉरिजेंटल डायरेक्शन एट ए वेलोसिटी v, v3 जो है ना, जो अपना v3 है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो v किसका रेट ऑफ चेंज है, कमेंट करके बताइए बच्चे सभी लोग कि ये जो v है वो किसका रेट ऑफ चेंज है। भाई ये अगर वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो A3 है ना, A3 की वेलोसिटी किसी मोमेंट पे v दे रखी है, तो ये किसका रेट ऑफ चेंज है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये किसका रेट ऑफ चेंज है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सुहैब बहुत बढ़िया। हाँ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। तो किसके, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, यही तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। हिंज से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है x A3, तो इसका मतलब आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, आपको जो गिवन है वो ये गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास d/dt ऑफ x A3। ये चीज समझने वाली है। ये रेट ऑफ चेंज, ये हमारी ये एक्चुअल वेलोसिटी है v, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या अगर हमें dx A3/dt पता है तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, x3 के। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, x आ जाएगा 1/6 x A3।
तो क्या हम यहां से dx बाई डी टी ये निकाल सकते हैं? dx बाई डी टी इनकी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी, ये x क्या है बताएंगे सभी लोग? ये x है a2 और a3 के बीच की दूरी। देखिए ये a2 है, ये a3 है, इन दोनों के बीच के दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपना x है। तो यहां का जो रेट ऑफ चेंज होगा, ये जो वेलोसिटी निकलेगी ये एब्सोल्यूट नहीं निकलेगी, ये रिलेटिव निकलेगी। अगर आप dx बाई डी टी करोगे तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ a3 विथ रिस्पेक्ट टू a2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ a2 विथ रिस्पेक्ट टू a3 विथ रिस्पेक्ट टू a2। तो यहां से क्या कर सकते हो कि dx बाई डी टी, अब यहां से एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट मारो और हमें यहां से dx बाई डी टी निकाल लो। तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 1/6 dx a3 बाई डी टी, और इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है v, तो ये हो जाएगा v/6, ये आएगा v/6। अब हमें dx बाई डी टी v/6 पता है, तो यहां देखो इसे मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं dx a2 बाई डी टी, तो हमें मिल जाएगा 5 dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी v/6 है, तो ये कितना आएगा 5v/6। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी हमें a2 की, ये va2 मिल गया कि नहीं? va2 यही तो अपना va2 है, और एक्चुअल va2 मिल गया, va2 है 5v/6। इसी तरीके से va1 मिल जाएगा। va1 के लिए क्या करोगे? dx a1 बाई डी टी, इस वाले को डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 3 dx बाई डी टी, और ये हो जाएगा 3 dx बाई डी टी अपने पास कितना है देख लो, dx बाई डी टी वही v/6 है, तो v/6, तो v/2। तो हमने क्या किया, यहां से va1 भी निकाल लिया, तो va1 आ गया v/2। तो अपना आंसर आ चुका है, पहला ये आ गया आंसर v/2, ये आंसर आ गया अपना 5v/6। ये क्लियर है सभी को? तो सभी को फंडामेंटल अप्रोच से कहा, देखिए यहां पे और कोई आप करने के लिए तो और भी तरीके हैं कि अलोंग द, पहले आप ये निकालो, फिर इनका कंपोनेंट रॉड के अलोंग इनकी वेलोसिटी सेम करो, फिर वो रिलेटिव होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला पड़ने वाला है। ठीक है, हमें एक्चुअल पूछा है तो हमने एक्चुअल फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, कितने आसानी तरीके से कर लिया इसे। ठीक है, फंडामेंटल अप्रोच यहां पे सबसे आसान नजर आता है। अब हमारी बारी है, हमें निकालना है B2, ये भी निकालना है B2। ठीक है, तो B2 की अगर बात करें तो देखो ऐसा ही तो है, ये अपना B2 है, चलो एक और बना ही दे रहा हूं। या चलो यही है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा वाला तीसरा वाला ये है अपना छोटा वाला जो है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो B2 के लिए पहले अप्रोच सुन लो,
B2 का अप्रोच कैसे करोगे? आप लोग बता सकते हो तो बताओ। B2 के लिए तो x वाला लिख सकते हो, ये डिस्टेंस आप सभी को पता है, यहीं से आ जाएगा। देखो ये B2 का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये तो 3x है और ये इतना इतना केवल जो है कितना हो जाएगा x, ये केवल x हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया 4x। तो ये जो यहां से B2 दो डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई प्रकाश, बहुत बढ़िया। तो ये B2 जो है दो डायरेक्शन में मूव करेगा, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मूव करेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करेगा। ये समझते हो सभी बच्चे? तो यहां पर ये चीज मैंने यही चीज यहां दिखा दी है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं फिर से कि ये अपना फिक्स पॉइंट था, है ना। तो B2 की बात हो रही है केवल, तो B2 के लिए बताओ, ये डिस्टेंस अभी आपने देखा B2 का कितना है 4x, ठीक है, ये अपना B2 है। बट B2 के पास कहानी ये है कि ये नीचे भी जा रहा होगा और ऊपर भी, ये तो समझ रहे हो आप लोग, ये इधर भी जा रहा होगा और ये इधर भी आ रहा होगा, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? इसके पास दो वेलोसिटी होगी, ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये हिंज्ड है, ये ऐसे आएगा ना, बी पॉइंट ऊपर है, तो बी पॉइंट ऊपर है तो ये इस तरीके से नीचे भी आ रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा। तो यहां से 4x को डिफरेंशिएट मारेंगे तो हमें फोर एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट मानेंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ B2 का x कंपोनेंट मिल जाएगा और ये होगा वेलोसिटी ऑफ B2 का y कंपोनेंट। अब y कैसे निकालें? y निकालना आसान है, ये आपको इसलिए आसान यहां पड़ जा रहा है क्योंकि ये आपको क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर आपने इसको देखिए, ये 2x माना है, ये पूरा 2x है, तो ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये x ही आएगा। तो ये अगर आप इसे x मानते हो, ये x है और ये डिस्टेंस अपनी कितनी है, y है, और ये 45 डिग्री है, स्क्वायर है, तो tan 45 इक्वल टू y बाई एक्स। तो वो स्क्वायर है तो सभी बच्चे समझ रहे हैं y x के बराबर होगा, तो y भी x के बराबर होगा, मानते हो कि नहीं? y भी अपना x के बराबर होगा। तो y जब x के बराबर होगा तो जो हम x को डिफरेंशिएट किए थे dx बाई डी वी बी टू वाई, वो होगा dy बाई डी टी, ध्यान दीजिएगा, और dy बाई डी टी dx बाई डी टी के बराबर है, और dx बाई डी टी अपना v बाई 6 था, अभी अभी निकाला हमने। और वेलोसिटी ऑफ B2 का x कंपोनेंट वो क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ 4x, दिख रहा है सभी को? इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो ये होगा 4 dx बाई डी टी, और दैट इज 4, और dx बाई डी टी है v बाई 6, मतलब 2v बाई 3। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ B2 नेट क्या होगा, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ B2 का जो x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ B2 का y का कंपोनेंट का स्क्वायर, यही तो होगा। तो क्या लिखने वाले हो, x का हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 36। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, 4v स्क्वायर अपॉन, क्या कॉमन लोगे, 4v स्क्वायर अपॉन 9, तो ये कितना आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 4,
कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो यहां से देख लीजिए आंसर, बोलिए क्या आ रहा है। √17 17/6 वी स्क्वायर 9 होगा। आंसर क्या आ रहा है? V/3 होगा। V/3 क्यों होगा? dx/dt कितना आया था? dx/dt आया था V/6, यही तो है, सही तो है। तो यहां पे हम लोगों ने किया है क्या, y इक्वल टू एक्स है तो एक बार y को एक डिफ्रेंशिएट किया या x को, तो V/6, ये तो सही है ना भाई। फोर V/3 कॉमन ले लें, चलो 4V/3 कॉमन ले लो, 9 है ना, तो ये बाहर निकल के आएगा 4V/3, ठीक है। तो यहां पे अपना 4V²/9 पूरा कॉमन लिए हो ना, तभी तो बाहर ये आया है, तो यहां 1 हो जाएगा और प्लस यहां पर हो जाएगा 1/, ये 36 आ रहा है तो ये 4 आ रहा है, ये दिक्कत है। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? नहीं, V²/9 कॉमन लोगे, अच्छा हाँ 4 नहीं आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, V²/9 कॉमन आएगा तो V/3 बाहर आ जाएगा, यहां आएगा 4 प्लस 1/4, तो 16, और ये आ जाएगा अपने पास √17 V/3। तो सभी बच्चों का आंसर सही है जो बच्चे बता रहे थे, ये √17 V/3। तो ये एक बढ़िया सवाल बनता है, B2 के लिए और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालकर हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुडोल्फ का ही है। एक क्वेश्चन ये है, आई थिंक ये सभी बच्चे कर सकते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए, जल्दी से सब लोग पढ़ लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से पढ़कर इसको ट्राई करिए। हाँ भाई, पढ़ लिया होगा सबने। √17 6 आ रहा है क्या?
कुछ आंसर में दिक्कत है क्या? अच्छा, 1 मिनट। हाँ 6 आएगा, क्योंकि यहां पर ये 16 और +1 17 है, और यहां से 4 है, तो 4 का 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू कर दिया होगा सभी बच्चों ने। तो यहां आपसे यही बोल रहा है कि बार ऑफ मास m, एक बार है जो मास m का है, ये रेस्ट कर रहा है इसी इंक्लाइंड प्लेन पे, ऑन ए स्मूथ है, इंक्लाइंड प्लेन अपना स्मूथ है, स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू ए फोर्स ऑफ mg/3 ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। A bar of mass m resting on a smooth horizontal plane starts moving due to the force F equal to mg/3 of constant magnitude. In the process of its rectilinear motion, the angle alpha between the direction of the force and horizontal. अरे ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्लाइड में। क्वेश्चन कहीं और का है, डायग्राम कोई और है। धोखा हो गया तुम लोगों के साथ, ये धोखा हो गया है तुम लोगों के साथ। डायग्राम किसी और का है, क्वेश्चन किसी और का है। इसको हटा रहा हूं मैं अभी फिलहाल। ये क्वेश्चन करते हैं, उसका डायग्राम बिल्कुल डायग्राम कुछ और है और क्वेश्चन कुछ और है, वो स्लाइड में दिक्कत हो गई है। अभी देखते हैं, चलिए उससे अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द मास ऑफ बॉल 1 इज, ये बॉल है, इस बॉल का मास आपको दिया हुआ है कितना, अगर इसका मास m है, रॉड का मास m है, तो बॉल का मास n टाइम्स है, मतलब 1.8 टाइम्स है, तो ये बॉल का मास है nm। ठीक है, बॉल का मास है अपना nm, बॉल का मास है nm। हाँ अभी उसको लेते हैं, डायग्राम बना दूंगा मैं अभी। ये रॉड का मास है m और इसका मास है अपना nm, इसका मास है nm। ठीक है, द मास ऑफ बॉल 1 इज n इक्वल टू 1.8 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ रॉड 2। द लेंथ ऑफ द लैटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। मतलब किसका, रॉड, ये L है, ये L कितना है, 1 मीटर है। पढ़ते जाइए, डेटा देखते जाइए। द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। मतलब थ्रेड और पुली का कोई मास नहीं है, थ्रेड और पुली का कोई मास नहीं है, और अपने पास क्या है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। द बॉल इज सेट ऑन द सेम लेवल, बॉल को आप रॉड के साथ सेम लेवल पे अभी रखे हुए हो, लोअर एंड ऑफ द रॉड, लोअर एंड ऑफ द रॉड के साथ उसका उसी लेवल पे आप बॉल को अभी रखे हुए हो, फिर इसको छोड़ दे रहे हो और देन रिलीज्ड, सिस्टम को रिलीज कर रहे हो। तो हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट टू द अपर एंड ऑफ द रॉड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बॉल है वो रॉड के अपर एंड पे कब पहुंच जाएगा, ये जो बॉल है वो यहां कब पहुंच जाएगा, यहां पे कब आपको नजर आएगा, ये आपको टाइम बनाना है, ये आपको टाइम मतलब बताना है। ये यहां पे रस्सी ब्लॉक नहीं है, बच्चे कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, बहुत बच्चे की ये कहीं सर ये भी ब्लॉक है, नहीं ये ब्लॉक नहीं है, ये फिक्स है यहां पर, ये यहां पर फिक्स है, ये ऐसे बना हुआ है, ये फिक्स है। ये इस तरीके से यहां पर ग्राउंड टाइप जैसे बांध देते हो रस्सी को, यहां बांध चुके हो, रस्सी को बांध दिए हो, ये फिक्स है। ठीक है, यही अपने में भारी है। कैसे करें अब ये क्वेश्चन, अब कहां से एक स्टूडेंट सोचना शुरू करेगा। आप देखिए जरा, मुझे ये बताइए कि इसका, इस बॉल का यहां पहुंचना, उसके लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये बॉल 1 का इस अपर एंड पे पहुंचना, ठीक है, इस बॉल का इस अपर एंड पे पहुंचने के लिए, है ना, इस अपर एंड पे पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, रिलेटिव 1 मीटर। ये देखिए 1 मीटर, लेकिन ये किसके, क्या ये अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं, बहुत बढ़िया, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। जो भाई साहब रॉड के अंदर बैठे होंगे वो ये देखेंगे। तो इसको आपको मैं विजुलाइज करा रहा हूं
कि अगर आप रॉड के रिस्पेक्ट में बॉल को देखोगे, देखिए क्वेश्चन को आप कब किस फ्रेम से करना चाहेंगे ये बहुत बड़ी कला है फिजिक्स में। तो अब यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन ही आपको हिंट देगा, क्वेश्चन ही आपको हिंट देगा। ये रॉड था, आप रॉड को रेस्ट पे मान लीजिए। अगर हम इसके फ्रेम में जा रहे हैं मतलब हम इसको रेस्ट मान रहे हैं, यही ना। कोई बंदा आप यहां पे बैठा होगा तो वो क्या देखेगा कि ये बॉल यहां से अपनी जर्नी शुरू करता है, ये टाइम है अपना t इक्वल टू 0, है ना, और ये यहां पर आता है तो इतने टाइम में जो भी ये टाइम होगा ये उसे पता है कि उसने कितना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 1 मीटर। जब कोई बच्चा ऐसे सोचेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि सर इसका हम क्या करें, फिर इसका हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लें, बॉल का हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लें रॉड के रिस्पेक्ट में, और फिर हम क्या कर दें, सीधा सीधा सवाल है क्या कर दें, ये रिलेटिव है तो L इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता तो हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर ये लिख दें। बिल्कुल आप मतलब कैसे सोचोगे, हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ये यहां से हम टी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2L अपॉन ए रिलेटिव का अंडर रूट। अब जैसे ही आप इतना सोच चुके हो तो आपको तुरंत ये समझ में आने वाला है कि ए रिलेटिव जो है सर कैसे निकालें। ए रिलेटिव क्या है, ए रिलेटिव बेसिकली क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, यही है। तो ये पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए, तो सर ये पता होने के लिए हमें होना चाहिए पता दोनों का एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, यही ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, ये निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस रॉड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये दो चीजें हमें पता चल जाए तो हमें रिलेटिव आ जाएगा, और रिलेटिव आ जाएगा तो हमें टाइम आ जाएगा। जैसे ही सभी बच्चों को ये यहां तक वो पहुंच चुके हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो इसकी एफबीडी बनाएंगे और जैसे पहला इक्वेशन कंस्ट्रेंट मोशन का लिखेंगे और बाकी इन दोनों की एफबीडी बनाएंगे, वहां से आ जाएगा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन पहले मुझे बता दीजिए। मान लीजिए ये अपना, अब बोलोगे सर किसको ऊपर माने किसको नीचे, किसको ऊपर माने या किसको नीचे, मैं आपको बता चुका हूं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप इसको ऊपर मान लीजिए, इसको नीचे, दोनों को सेम डायरेक्शन में मान लीजिए। जैसा मान रहे हैं वैसे ही कंस्ट्रेंट लिखिएगा, अपने आप अपना आ जाएगा। ठीक है, अपने आप जो है अपना आ जाएगा, क्या इसका साइन के साथ अपने आप आ जाएगा। तो चलिए ये अपना A1 मान लिया इसको, और इसको नीचे मैंने मान लिया A2, ऐसा मैंने मान लिया। तो पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं, यहां टेंशन T, ये टेंशन T, तो ये 2T। ठीक है भाई, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा 2T, वही रस्सी है। तो अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, T डॉट ए, समेशन T डॉट ए। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। तो T डॉट ए अगर जब करोगे तो आपको सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होगा, जैसे आप पुली के क्वेश्चन करते आए हो। तो बेसिक मेथड भी है, इसमें आप सीधे सीधे ये मेथड यूज करिए जो आपको फायदा है। T डॉट ए इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पे क्या क्या है देखिए, T इंटू ये T है, और यहां पर अपने पास क्या है रॉड के लिए, रॉड के लिए देखिए, तो रॉड पे अपना T ऊपर लग रहा है और A2 नीचे है, बॉल पे 2T लग रहा है और A1 ऊपर है, तो बॉल के लिए लिखा 2T इंटू A1, 2T इंटू A1, और यहां पर माइनस T इंटू A2, तो ये हो जाएगा 2T इंटू A1 माइनस T इंटू A2 इक्वल टू 0। तो यहां से A2 मिलता है 2A1, A2 मिलता है 2A1, ध्यान दीजिएगा A2 इक्वल टू 2A1, ये A2 जो है 2A1 के बराबर होगा। इसका मतलब A1 को अगर A मानते हो तो ये 2A हो जाएगा, है ना। तो इफ अगर मैंने ऐसा मान लिया A1 इक्वल टू A,
तो A2 अपना हो जाएगा 2A। यहां तक सभी बच्चों को तो बहुत आसानी से क्लियर होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, अब आप FBD बनाइए। तो FBD ऑफ बॉल, बॉल की FBD बनाओगे तो बॉल पे लगने वाले फोर्सेस दिखा दोगे। यह है अपना बॉल, है ना। तो बॉल पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या क्या लग रहा होगा। एक अपने पास इधर लग रहा है टेंशन, इधर उसका mg, और एक्सेलरेशन इधर माना है, यही तो है। तो आपने इधर माना था 2t, ये था nmg, nmg जनरली ये ईटा है, ईटा mg है, इसको आप nmg पढ़ सकते हैं। और यहां पर ये एक्सेलरेशन इसका आपने a1 माना था। a1 को क्या लिया था a, तो a1 को a ले लीजिए। तो आपके पास एक इक्वेशन इसके साथ क्या आ जाएगी, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन 2t माइनस ईटा mg इज इक्वल टू ईटा ma। ठीक है भाई, तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, दैट इज 2t इज इक्वल टू ईटा m g प्लस a। एक इक्वेशन ये मिल गई। रॉड के लिए क्या लिखेंगे, तो रॉड की जब आप FBD बनाओगे तो रॉड पे लगने वाले फोर्सेस दिखाएंगे। क्या हो गया इसको, तो रॉड पे जो फोर्सेस दिखाएंगे वो फोर्सेस अपने पास होगा, कौन कौन से फोर्सेस लगाएंगे आप, थोड़ा रंगीन कर लीजिए, अपनी जिंदगी थोड़ी रंगीन कर लीजिए। ऐसे ही आपकी जिंदगी बहुत डॉक्यूमेंट्री मूवी की तरह चल रही होगी। तो यहां पर अपने पास रॉड के साथ क्या है, देखिए रॉड पे फोर्स है T और इसका फोर्स mg, और एक्सेलरेशन आपने नीचे माना है। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हो यहां पे, इधर T इधर mg और इधर एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन है अपना, एक्सेलरेशन अपना है यहां पर कितना 2a, एक्सेलरेशन कितना है 2a, यही है ना भाई A2 का, और इधर है अपना ये mg और ये है T। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन mg माइनस T इज इक्वल टू, ये खुद से करिए, ये खुद से करिए आप लोग, 2mga, बोलो भाई, नहीं हाँ 2ma, ठीक है 2mg। तो आपको अब निकालना क्या था, a निकाल, जैसे यहां से आप t को एलिमिनेट कर दीजिए, ये t की वैल्यू यहां से कितना आई, ईटा mg प्लस a बाई में 2, इसको लाके यहां पुट कर दीजिए, आपको a मिल जाएगा, है ना। इसको पुट, ये जैसे फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब आपको खुद करना चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन साउंड हो, क्योंकि जो बच्चा कैलकुलेशन में जितना साउंड होगा कम पढ़ के भी उसके ज्यादा स्कोर आएंगे। सूडो फोर्स में नहीं बना रहा हूं भाई रजत, सूडो फोर्स में नहीं बना रहा हूं, अननेसेसरी है। ठीक है, ठीक है, सूडो फोर्स में नहीं बना रहा हूं। सूडो फोर्स इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन पता होगा तो हम रिलेटिव निकाल लेंगे। आप सूडो से भी कर सकते हो, बट सूडो से मुझे लगा ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ठीक है, मैं अर्थ से कर रहा हूं। तो यहां पे टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये एफबीडी ऑफ वे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, इसीलिए सूडो नहीं लगाया है। 2mg नहीं लिखा है मैंने, अरे मेरे भाई
इसका एक्सेलरेशन a2 है, ये a2 को 2a लिखा है भाई, ये mg तो रह गया, ठीक है, ये a2 को 2a लिखा है, उसका 2 है, ठीक है, नहीं समझे? ये जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रेन मोशन में, ये जो a2 है, a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू अपनी 2a के बराबर है। अभी कंस्ट्रेन लिखा है ना आपने, इसको a माना है तो इसको 2a माना है, वहां से 2 आया है, शायद समझ गए होंगे। ये 2 जो है इसका है, इस m का नहीं है। क्लियर है सभी को? ये देखिए यहां पर, ये a2 का 2a है, उससे 2 आया है, जाके पुट कर दीजिए इसको यहां पर, तो mg माइनस ईटा m g प्लस a अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2mga। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए थोड़ा ध्यान से और a निकाल लीजिए। तो mg माइनस ईटा mg बाई 2 को अलग कर रहा हूं और a वाले को इधर भेज रहा हूं, 2mga, और इसको इधर भेज रहा हूं तो क्या आएगा? प्लस ईटा ma बाई 2। देखिएगा, तो यहां से अपने पास mg कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस n या ईटा जो भी आप बोलिए, और यहां पर आ जाएगा अपने पास ये 4 ma कॉमन लिया है तो 4g, तो g नहीं आएगा ना यहां पे, g इसके साथ रहेगा। ओके, अच्छा g नहीं आएगा, सॉरी यहां g नहीं आएगा, ठीक है, 2ma आएगा, शायद आप लोग ये बोलना चाह रहे होंगे, यहां g नहीं आएगा। तो यहां पर अपने पास ईटा ma और यहां पे 2ma, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 4 प्लस ईटा ma बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास a आता है, m से m भी कैंसिल हुआ, तो a आता है 2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में g। चेक करिए जरा, ठीक है, तो 2 माइनस ईटा अपॉन में 4 प्लस ईटा और इधर g, ये एक्सेलरेशन आएगा, बाद में आप वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास 2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा, तो a इक्वल टू 2 माइनस n अपॉन में 4 प्लस ईटा 1 अपॉन में g। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो बस अब एक्सेलरेशन आ गया, a आ गया, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निकाल लो रिलेटिव, ये a ऊपर जा रहा है और ये 2a नीचे जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इस बॉल का हमारे, अच्छा एक चीज और देखो, ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? ईटा की वैल्यू देखो, या n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.8 दे रखी है, ध्यान से देखो, तो यहां पे 1.8 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 1.8 इंटू जी होगा क्या? हाँ, इंटू जी होगा। तो यहां पर अगर ये देखो, इधर देखो, अगर आप ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी एज्यूम डायरेक्शन सही है, ए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, एज्यूम डायरेक्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ये ए से ऊपर जाएगा, ये 2a से नीचे, तो रिलेटिव कितना हो गया? 3a हो गया, रिलेटिव हो गया 3a, ठीक है। तो 3g मैं एक्सप्रेशन में कर दे रहा हूं, आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 2 माइनस ईटा अपॉन में 4 प्लस ईटा, तो रिलेटिव ऐड हो जाएगा ना, इसको रोकोगे, इसकी वेलोसिटी इसको दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो 2a प्लस a 3a हो जाएगा, या वेक्टर लिख के भी कर सकते हैं। तो अपने पास 3 a की जगह पे हो जाएगा
2 माइनस ईटा अपॉन में 4 प्लस ईटा, और ये जी, ये आ जाएगा रिलेटिव। तो आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम क्या हो जाएगा, हाफ एल इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, यही था। ए रिलेटिव हमने निकाल दिया हुआ है और यहां पुट कर रहा हूं। अब देखो ये रिलेटिव निकाल चुका हूं, अब यहां 2l अपॉन ए रिलेटिव पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2l अपॉन ए रिलेटिव हो जाएगा 3g 2 माइनस ईटा, और ये ऊपर जाके ये हो जाएगा 4 प्लस ईटा या n। तो फाइनल एक्सप्रेशन में ये आएगा, बाकी आप वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है भाई। तो आप लोग वैल्यू पुट कर लेना और यहां से देख लेना, मैंने एक्सप्रेशन में कर दिया है। सभी को क्लियर हो गया? सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है भाई ये? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द अरेंजमेंट shown in the figure, the mass of body 1 is n equal to 4 times as greater as the body 2। ये body 2 है, इसका मास अगर n है, m है, देखिएगा तो ये कितना है 4 टाइम्स, तो ये इसको मैं 4m दिखता हूं, 4m, n इक्वल टू 4 दे रखा है ना इन्होंने, तो बॉडी 2 का जो मास है उसके 4 टाइम्स है बॉडी 1 का मास। ये दिख रहा है सभी बच्चों को? अच्छा, द हाइट h आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। एट अ सर्टेन मोमेंट बॉडी 2 इज रिलीज्ड। अभी आप ये ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और आपने इसको क्या कर रखा है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब वो बच्चे नहीं होते, वो कलाकार होते हैं। मैंने अभी बता दिया कि आपको स्लाइड भेजा था, वो ढूंढना पड़ेगा, मैं एकदम दिमाग से स्किप कर गया वो क्वेश्चन स्प्रिंग वाला। तो एक बच्चा, इतने क्वेश्चन चल रहे हैं, इतने कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, बट वो बार बार वही कमेंट कर रहा है, उसको इस सब क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, केक वाला क्वेश्चन। तो ऐसे जमूरों का मतलब क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। अरे पहले ये कर तो लो मेरे भाई, मैं कहां भागा जा रहा हूं, आप कहां भागा जा रहे हैं, वो भी कर लेंगे। इतना क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहां चल रही है, आपको यहां फोकस करना चाहिए। आप केक वाले क्वेश्चन पे कमेंट किए पड़े हो और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो दीज आर द फंडामेंटल मतलब अप्रोच कि किसको लोग सेलेक्टेड बोलते हैं और नॉन सेलेक्टेड। सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्ट के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा अद्भुत दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत पड़ती है और आपका एटीट्यूड मैटर करता है, ठीक है। देखिए नोट्स में पूरा आप मत लिखिएगा, नोट्स बनाते समय ये पूरे में टाइम किल होगा। तो या तो आपके पास इरोडोफ है ना, तो आप सीधे सीधे इरोडोफ क्वेश्चन और पेज नंबर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, वो कर लीजिएगा, या डेटा लिख दीजिएगा, डायग्राम बना के शॉर्ट में लिख लीजिएगा। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द मास ऑफ बॉडी 1 इज दिस एंड दिस, ये हो गया। द मासेज ऑफ द पुली एंड द थ्रेड एज वेल एज फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, ये सब आपको पता है, इसी एजम्पशन पे पूरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है, पुली और थ्रेड का मास नेग्लिजिबल है। एट अ सर्टेन मोमेंट बॉडी 2 इज रिलीज्ड। अब ये चीज इंपॉर्टेंट, यहां से असली क्वेश्चन शुरू होता है। एट अ सर्टेन मोमेंट बॉडी 2 इज रिलीज्ड एंड द अरेंजमेंट सेट इन मोशन। अच्छा, ये बॉडी भी उल्टी बनी है, इसका मतलब बॉडी, अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है तो बॉडी 2 इज रिलीज नहीं होगा, बॉडी 1 इज रिलीज होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट द बॉडी 2 विल गो अप, तो यहां पर थोड़ा गड़बड़ है। मोमेंट बॉडी ये हटाइए, इसको लिखिए बॉडी 1, इसको आप छोड़ रहे हो, तो बॉडी 1 इज रिलीज एंड द अरेंजमेंट सेट इन मोशन। आपने इसको ग्राउंड पे रखा है और आपने इसको अभी हाथ पे पकड़ रखा है, ये ग्राउंड पर है और ब्लॉक को अपने हथेली पे हाथ पे पकड़ रखा है, ठीक है। आपने अचानक हाथ हटा लिया, तो जैसे ही हाथ हटाओगे अब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, क्लियर बात है। अब ये बोल रहा है कि ये जब आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई बच्चा बताएगा कि इसमें क्या क्लू छुपा हुआ है।
क्या ये 4 मीटर 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये कितना ऊपर उठेगा, ये हम निकाल सकते हैं बेसिक कंस्ट्रेंट मोशन से। बोलो भाई, बेसिक कंस्ट्रेंट मोशन से क्या हम निकाल सकते हैं कि ये कितना नीचे जाएगा तो ये कितना ऊपर उठेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या ये बताओ कि ये ग्राउंड पर आ जाएगा, ये मान लो ब्लॉक ए बोल रहा हूं और इसे बी बोल रहा हूं, तो क्या ब्लॉक ये ग्राउंड पर जब टच कर जाएगा तो ब्लॉक भी रुक जाएगा? जल्दी बताइए। रमन भाई साहब कह रहे हैं जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। अरे मेरे भाई, इतना कंस्ट्रेंट पढ़ाया, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये ब्लॉक 2 इस ब्लॉक 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या ये ऐसे कनेक्टेड है क्या? कैसी बातें करते हो यार, घर पे कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। कभी कभी लगता है आप लोगों को ये सब क्यों कराने का है। यहां पर जो है मैं कह रहा हूं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, कि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जाएगा? बताइए। ये पुली अपनी ये है, ये पुली मूवेबल पुली है, उससे ये कनेक्टेड है। आप ये बोल सकते हो कि जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतनी ये मूवेबल पुली नीचे जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप ये कैसे बोल रहे हो कि ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा? ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, पुली मूवेबल है, ये आप कहां बोल पाओगे? ये तो हमें कंस्ट्रेंट से निकालना पड़ेगा कि कितना ये नीचे जाएगा तो कितना ये ऊपर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रजत भाई। बाकी लेकिन सब लोग अनोखे हैं। तो यहां देखिए अब क्या करते हैं, ये टी है, इसको टी मान लीजिए, कंस्ट्रेंट से तुरंत आ जाएगा। ये टी, तो ये कितना 2t, ठीक बात है। तो यहां हम क्या लगा देंगे, ये वाला समेशन t डॉट एक्स, सब तो बताया है, इक्वल टू 0 कर लो। तो यहां पे अगर आप इसे मानते हो कि ये ऊपर गया है, सॉरी ये नीचे जा रहा है, तो इसको नीचे जाने दो। तो यहां मान लेते हैं कि ये नीचे गया, कितना नीचे गया? आप कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालो, अभी जनरल निकाल लो पहले। ये मान लो कुछ y1 ya नीचे गया, तो ये कुछ yb ऊपर गया। अभी जनरल निकाल लीजिए तो पूरा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां से, टेंशन ऊपर है तो 2t, डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो माइनस 2t ya, और इसका टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो प्लस t yb इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, yb इक्वल टू 2ya। मिल गया आपको, जो आपकी परेशानी थी खत्म हो जाएगी। तो yb इक्वल टू 2ya, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 सेंटीमीटर ये नीचे गया तो ये 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है भाई। तो ya जो होगा, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, ya जो होगा वो yb बाई 2 होगा। मतलब yb अगर कितना नीचे आ गया, सही तो बोल रहा था, हमें yb चाहिए, तो yb हमारे पास कंस्ट्रेंट सही लिखा है, देखिए t इंटू वाई बी, ठीक है, और 2t इंटू वाई ए, ठीक है। तो yb इक्वल टू 2ya। तो ya अगर हमारा, इसे हमने a माना है, ये 20 जाएगा तो वो 40 जाएगा, ठीक है। तो इफ जो दिया हुआ है ya इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो yb हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो ये 40 सेंटीमीटर ऊपर होगा। ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो ये जो है 40 सेंटीमीटर ऊपर होगा। ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप आइए कि क्या आपसे यही मैक्सिमम हाइट होगी, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, बॉडी 2 की क्या यही मैक्सिमम हाइट होगी मेरे भाई? जल्दी बताइए, बॉडी 2 की क्या यही मैक्सिमम हाइट होगी? नहीं होगी, क्यों? अरे रोहित भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो, आपको जहां पढ़ने का मन है, काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? हाँ भाई बोलो।
देखिए फंडामेंटली सोचिए आप कि मैक्सिमम हाइट के लिए आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है आपने, तो कब तक ऊपर जाएगा मैक्सिमम? आप लोग जो है बेसिक नहीं सोच पाते हो, जो बहुत छोटी बात है वो लोग नहीं सोचते हैं। आपको ये देखना है कि ये ब्लॉक जो है कब तक ऊपर जाता रहेगा। जब ब्लॉक आपका रेस्ट पर होगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब तो जाकर वो जो है रुकेगा और तब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये यहां पर 20 सेंटीमीटर पर आकर ग्राउंड पे टिक जाएगा, उस समय ये 40 सेंटीमीटर पे रहा होगा, है ना। ये ब्लॉक जो है अपना कहां पर रहा होगा, इस ब्लॉक की बात करो अब, ब्लॉक 2 की, ये जो है यहां से कितनी ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस पे रहा होगा, 40 सेंटीमीटर पे, ठीक बात है। अब मुझे ये बताओ यार कि जब ये जैसे ही ये ग्राउंड पर आ गया, अब ये और उठेगा तो रस्सी स्लैक हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ही ये ग्राउंड पर रहेगा और ये 40 पे होगा और थोड़ा और ऊपर आएगा, थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, तो इतनी लेंथ को कौन एडजस्ट करेगा? इतनी लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ जो एडजस्ट हो रही है वो कैसे हो रही है? ये ऊपर उठ रहा है, इसके ऊपर उठने से रस्सी स्लैग कर रही है, तो ये पुली नीचे जा रही थी और ब्लॉक नीचे जा रहा था, तो रस्सी टॉट थी, इनमें टेंशन था। लेकिन अब ये ब्लॉक तो ग्राउंड पे आ चुका है, तो जैसे ही ये 40 सेंटीमीटर के बाद ऊपर जाएगा तो रस्सी स्लैग हो जाएगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी और इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। और जब इसमें कोई टेंशन नहीं होगा तो ब्लॉक में कोई फोर्स नहीं होगा, वो मोशन अंडर ग्रेविटी मूव करने लगेगा। भाई ये कहानी है, इतना अगर सोच पाते तो मजा आ जाता। तो यहां पर आने के बाद ये एक्सेलरेशन सभी को पता है कि इस मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन, यहां से यहां तक का इसका एक्सेलरेशन क्या था, यहां से यहां तक का इसका एक्सेलरेशन अपना था कितना, एक्सेलरेशन भी निकाल ही सकते हैं। अच्छा मेहनत काफी करनी पड़ेगी, हमें एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। इससे काम चलेगा नहीं, एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, या वेलोसिटी से भी काम, वेलोसिटी से भी काम हो जाएगा। थोड़ा सा आप मोशन अंडर ग्रेविटी यूज कर लोगे तो इससे आप ये भी बता सकते हो कि VB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VA। बट VA तो पता होना चाहिए, VA तो पता होना चाहिए, VA भी नहीं पता है, तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। यहां पे एक्सेलरेशन निकालोगे और ये जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा, जो बच्चे वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके होते अगर आप, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से बता देता, लेकिन आपने अभी वर्क एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ा है, तो मुझे अभी आपको काइनेमेटिक्स से ही बताना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो है नीचे आया, ठीक है, h डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये t इक्वल टू 0 है और इसने h डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है कि नहीं? बोलो भाई, एक्सेलरेशन जो है अपना निकल जाएगा, पुली 1 से टकरा जाएगा। लो अनोखे हैं, अरे टकराए उकराएगा कुछ नहीं, अभी स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, मोशन अंडर ग्रेविटी जाएगा, रिटार्ड होगा, फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। चलिए तो खैर करते हैं, आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, वो ज्यादा बेटर है। आपको इसमें रिलेशन पता है तो एक्सेलरेशन में भी रिलेशन पता है, AB इज इक्वल टू 2AA, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम यहां से। तो इफ AA इक्वल टू A, तो AB को मैंने लिख दिया 2A, AB को लिख दिया 2A। बोलो भाई, तो यहां से अब हमारे पास AB कितना है, 2A, ये 2A से ऊपर जा रहा होगा और ये A से नीचे आ रहा होगा, तो 2 FBD बना लो, मासेस दिया हुआ है ना, हाँ, तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका FBD क्या बनेगा और इसका FBD, इसके लिए आप बनाओगे, इधर अपने पास कितना है, लंबा क्वेश्चन है, 2T और mg, तो ये हो जाएगा 2T और इधर हो जाएगा, ये 4m था ना, तो 4mg
और इसका एक्सेलरेशन इधर है, कितना माना है आपने, a, 4a, क्या माना है, ये 2a है, ये a है, अच्छा तो ये a है। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4ma, ये अपनी इक्वेशन 1 होगी। और इसके लिए बॉडी 2 के लिए इधर अपने पास t है, इधर mg है, और ये ऊपर जा रहा है 2a से, ठीक है। तो यहां लिखा जाएगा t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 2a, मतलब 2ma, ठीक है। अब इसको आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऐड कर दो 1 से, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं फर्स्ट से, ये ऑपरेशन कर रहे हैं भाई। तो यहां पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2t माइनस 2mg इक्वल टू 4ma, ठीक है। अब इसके साथ इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो जब ऐड करोगे तो ये 2t कैंसिल, 4mg माइनस mg ये आपको देगा 2mg, और ये होगा 4ma और 4ma, ये हो जाएगा 8ma। तो a आ गया अपने पास, a कितना आ गया, a आ गया g/4, या a आ गया अपने पास 10/4, या आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड a का, इसका, तो इसका 2a हो जाएगा। अब आप इस पे आ जाइए, तो आपने क्या देखा कि ये अभी जब 40, तो इसकी वेलोसिटी भी निकाल लें ब्लॉक बी की, vb क्या हो जाएगा, u प्लस 80 लगाएंगे, है ना, u प्लस 80 लगाएंगे तो u 0 है, ub प्लस 2a, नहीं इससे नहीं चलेगा क्योंकि टाइम हमें नहीं पता, हमें डिस्टेंस पता है। तो vb स्क्वायर, मतलब मेरा आपसे ये कहना है कि अब आपको काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा। ये b के लिए, ये b था, आप यहां पर आ चुके हो 40 सेंटीमीटर पे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, कुछ vb, और यहां पे टेंशन 0 हो चुका है। इसके बाद केवल क्या होगा, इसके बाद ये रिटार्ड करेगा और रिटार्ड करके अपनी मैक्सिमम हाइट तक यहां पहुंचेगा, यहां पर ये 0 हो चुका होगा, vb 0 हो चुका होगा, तब यहां पे वेलोसिटी रेस्ट पे आ चुका होगा, ये रेस्ट पर आ चुका होगा। तो ये हाइट भी आपको निकालनी पड़ेगी। इस हाइट को निकालने के लिए आप मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। केवल यहां पे एक्सेलरेशन इस वाले जोन में g होगा, जबकि इस वाले जोन में एक्सेलरेशन जो है a था, सॉरी 2a था। है समझ गए सभी लोग कि यहां से यहां तक के लिए एक्सेलरेशन 2a था, उसके बाद रस्सी स्लैग हो जाएगी, इसके बाद रस्सी जो है स्लैग हो जाएगी, और रस्सी स्लैग होने के बाद ये vb से आगे बढ़ेगा, बट mg के वजह से रिटार्ड होगा, और मैक्सिमम ये अपने रेस्ट पर जब आएगा वो इसका मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। तो हम यहां से vb निकाल लेंगे, तो अंडर रूट 2gh कर देंगे तो हमें h मिल जाएगा। तो हम वही vb निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए यहां से यहां तक की जर्नी देख रहे हैं। यहां पर इनिशियली ub 0 था और ये मूव कर रहा है 2a से, 40 सेंटीमीटर कवर किया, vb आया। मैं अभी 40 सेंटीमीटर नहीं ले रहा हूं, अभी h ले रहा हूं और इसे h1 ले रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके। तो क्या लिखूंगा मैं यहां के लिए, यहां के लिए मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन बताइए। vb v स्क्वायर इक्वल टू 2a, मतलब 2a इंटू h। तो vb आ जाएगा अपने पास 4 मतलब 2 अंडर रूट ah। तो vb आ जाएगा 2 अंडर रूट, a की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5/2 इंटू ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 की पावर -2, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो vb अपने पास आ जाएगा -2, बाहर आके -1 होगा, और ये 2 से 20 होगा, तो 5, ये 2
ये 20 से ये 100, आई थिंक ये 1 आ जाएगा। हाँ, ये 25 जा 100, तो 100 से 10 की पावर -2, ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली VB 2 आएगा। VB आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, और जब ये 2 मीटर पर सेकेंड 20 आएगा। 20 कैसे आएगा भाई? ये 20 और 5, 20 कैसे आएगा? 20 इंटू 5 100 होगा ना, तो 100 और 10 की पावर -2, 2 आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चला, और यहां पर अब क्या होगा? देखिए, जब ये 40 पे आ चुका था, तो ये बात सभी बच्चे समझ गए कि नहीं, कि ये ग्राउंड पे आ चुका है, ये ग्राउंड पे आ चुका है, तो कंस्ट्रेन खत्म हो गया है। कंस्ट्रेन खत्म हो गया है कि ये कुछ ऊपर जा रहा है तो उतना ही ये नीचे आके एडजस्ट कर दे रहा है और टेंशन को टॉट करे हुए है। लेकिन जैसे ही ये नीचे आ चुका है, अब ये इधर नीचे नहीं जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो रस्सी स्लैग होके ढीली पड़ जाएगी। तो यहां पे केवल mg उसको रिटार्ड करेगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट जो इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो यहां पर ये g आ चुका होगा, ये रिटार्ड कर रहा होगा। तो अब आप h1 लिख सकते हैं। h1 क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो चुकी होगी। फिर थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस 2gh1। तो h1 अपने पास आ जाएगा VB स्क्वायर अपॉन 2g। तो h1 आ जाएगा VB स्क्वायर, VB स्क्वायर है 4 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2/10, दैट इज 1/5, दैट इज 0.2 मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में h1 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर इधर था। टोटल आंसर बताइए। 60 सेंटीमीटर है ना, तो 60 टोटल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट आपकी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। बोलो भाई, सभी बच्चे एग्री करते हैं? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। आप लोग इतना कैसे सोच पाएंगे? आप अपने आप इसको नहीं सोच पाएंगे, इसीलिए तो कराया जा रहा है कि कभी फिर दिखे तो आपको चमकने लगे। ठीक है, करने के बाद आप जब करेंगे तब आप सोच पाएंगे। अपने आप कोई नहीं सोच पाता है, अपने आप सोचने वाले 0.1% लोग हैं। ठीक है, डोंट वरी। टाइम भी हो गया क्या भाई? अच्छा, टाइम हो गया। तुम लोग शराफत से पढ़े जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो कहानी खत्म होती है। सुनो मेरी बात, SC वर्मा के स्लाइड में 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और एक बंदर वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन कर चुके हो, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। ठीक है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। मॉड्यूल में होमवर्क ये है कि आप फ्रिक्शन को छोड़ के सारा कुछ ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन एवरीथिंग यू कैन अटेम्प्ट। फ्रॉम मॉड्यूल, अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, जहां आपको रफ दिख जाए वहां छोड़ दीजिएगा। फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते जाना, जहां पे आपको रफ या फ्रिक्शन दिखे उसे छोड़ देना, अभी उसे क्रॉस कर देना फ्रिक्शन पढ़ने के बाद, या उस पे फ्रिक्शन लिख देना। ठीक है, तो आप फ्रिक्शन वाले में कर लेना उसे। यस, चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है। ट्यूसडे को हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफी कुछ करा दिया, जितना करा दिया अगर इसको आपने हजम कर लिया तो बहुत सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, और छुट्टियों को जो है मौज में मत बिताइए। ये जो तुम्हारा समय होता है, कौन सा समय, ये वाला जो आपको 2-3 दिन का गैप मिलता है, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, फिजिक्स के लिए, है ना। सारी चीजें निपटा दिया करो। ठीक है, डीपीपी कर रहे हो कि नहीं? डीपीपी कर रहे हो कि नहीं? जो टॉपिक बेस जाती है, डीपीपी कर रहे हो? अरे बैकलॉग को कवर करने का क्या तरीका है, तुम्हें भी पता है क्या तरीका है। अभी
आप करंट टॉपिक पढ़िए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका काइनेमेटिक्स का बैकलॉग है तो उसे अभी आप छोड़ सकते हैं, बट अगर फोर्स कॉन्सेप्ट का बैकलॉग है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, जिन बच्चों को फोर्स कॉन्सेप्ट का बैकलॉग है वो जल्दी से जल्दी फोर्स कॉन्सेप्ट के लेक्चर शुरू वाले जरूर देख लीजिए। फ्री बॉडी क्या होता है, बेसिक फोर्सेस क्या होते हैं। अगर वो ये सब नहीं कर पाए, ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको फ्रिक्शन, वर्क पावर सब में दिक्कत होगी। रोहित भाई आप बहुत परेशान हो, आपके ऊपर है भाई। आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हो, बाकी स्टार बैच का भी लेक्चर देख सकते हो, आपके ऊपर है आप कितना हजम कर पा रहे हो, ये मैं कैसे जान सकता हूं, है ना। और आपको कहां कौन सी चीज सुटेबल है। भाई आपको इतना तो बेसिक बात पता है, कुछ लोगों को कुछ डिशेस नहीं पसंद है, कुछ लोगों को कुछ डिशेस पसंद है, उनको रिएक्शन कर जाता है कुछ। तो आपका कैसे आप हजम कर रहे हैं, क्या हजम कर रहे हैं, वो आपको देखना है। आपको कौन सी चीजें कहां सुटेबल लग रही हैं, कहां आपको कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं, कहां नहीं समझ में आ रही है। हाउ आई कैन टेल यू, दीज आर योर पर्सनल थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, कि इन विच पार्ट यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अरे प्रकाश बाबू, रिवीजन भी हम ही करेंगे वन शॉट बना के, तो तुम क्या करोगे। अभी चैप्टर 2 खत्म हुए और कह रहे हो कि इसको मुझे वन शॉट में रिवीजन करा दीजिए। ऐसे एटीट्यूड मत रखिए। ठीक है बेटा, चलो पढ़ो ढंग से। और ये जो है जितना हो सके इसके एससी वर्मा, फोर्स कॉन्सेप्ट और आपका मॉड्यूल और पीवाईक्यूज, बहुत बच्चों ने पीवाईक्यू जेई मेन चैप्टर वाइज खरीद लिया होगा, जिनके पास होगा। जो जो चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एनसीईआरटी भी करनी है। एनसीईआरटी आप करोगे तो क्या आपको नुकसान थोड़े करेगा, बिल्कुल कर लो अगर कर पा रहे हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।